नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 12th के लिए सेट नंबर 5 लेके आया हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है 20 अप्रैल को होने वाली है, तो वो भी फ्रेंड्स जियोग्राफी का होने वाला है। तो मैं आप लोग को विश्वास के साथ बोलता, मेरा पूरा पाँचों वीडियो आप लोग देख लीजिए ना। 40 में आप लोग जरूर 35 कर जाइएगा, क्योंकि मैं पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं आप लोग के लिए। तो कहते हैं फ्रेंड्स, हो चुका आगाज युग का, रंग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो फ्रेंड्स, आपका संघर्ष है जारी, क्योंकि आप लोग हमारे चैनल मूव ऑन स्टडी के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया था? तो फ्रेंड्स देखिए, जो परिभाषा है इसे आप लोग याद करना पड़ेगा। तो ये जो दिया गया था रैटजेल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रैटजेल के द्वारा। इसका मैं एक ट्रिक बताया हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए। देखिए, धरातल यानी क्या होता है? जमीन होता है। समाज यानी हम लोग समाज में रहते हैं। तो देखिए, रैट यानी क्या होता है? चूहा। आप लोग ध्यान रखेंगे ना, चूहा जो कहाँ होता है? जमीन पे रहता है, और हम ही लोग के बीच, समाज के बीच ही रहता है ना। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं रैट जल के द्वारा। क्लियर है ना? अब मैं एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा। भूगोल का जनक किसे कहता है? अगर क्वेश्चन आता है तो याद रखेंगे हिकेटियस को। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। लेकिन अगर बोलेगा व्यवस्थित भूगोल का जनक, अगर क्वेश्चन पूछता फ्रेंड व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहेंगे, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक बोलेगा ना, तो इरेथोस्थनीज को कहते हैं। ठीक है, और ये भूगोल एक ग्रीक वर्ड है, इसे भी क्वेश्चन याद रखें। भूगोल एक कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, और इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। अब भूगोल का जनक कौन? हिकेटियस। और व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन हो गया? इरेथोस्थनीज। और अगर बोलेगा धरातल और समाज के बीच अंतर कौन लाता है, तो जमीन पे कौन होता है? चूहा, तो रैटजल। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? नौ निश्चयवाद, देखिए ध्यान से देखिए क्या बोला, नौ निश्चयवाद। नौ यानी क्या होता है? नया। नया, तो आप लोग याद करिए ना, अगर आप लोग नया कपड़ा लेते हैं तो थोड़ा सा टेलर पास जाते हैं। टेलर पास क्यों जाते हैं? ताकि वो आप लोग के शरीर के लिए फिट कर दे। तो नौ नौ निश्चयवाद जो होता है ना, वह ग्रिफिम टेलर के द्वारा ही दिया था। ठीक है, आप लोग कुछ कुछ ट्रिक देता हूँ ताकि याद हो जाए। तो नौ निश्चयवाद संकल्पना किसको तो प्रस्तुत की थी? ग्रिफिम टेलर के द्वारा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो बता रहा हूँ काफ़ी ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले आप लोग ये याद रखिएगा ना, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है विश्व का, जनसंख्या, देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनसंख्या की दृष्टि विश्व, देखिए सबसे पहले मैं इंडेक्स जारी करता हूँ। सबसे पहला जो नंबर 1 पे आता है जनसंख्या की दृष्टि, वो आता है चीन, और दूसरा अपना प्यारा देश भारत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा नंबर देखिए 3 है, तो 3 अक्षर का शब्द क्या था? USA, याद हो गया होगा। चौथा नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी एशिया का ही पार्ट है। पाँचवा नंबर पे आता है फ्रेंड्स ब्राज़ील। ब्राज़ील, ठीक है, इतना आप लोगों को याद करना है। और छठा नंबर पे जो आता है फ्रेंड्स, उसके बारे में मैं बता, तो छठा नंबर पे जो आता है फ्रेंड्स, वो आप लोग जानते होंगे, नल्ला पाकिस्तान आता है। नहीं, पाकिस्तान का जो स्थान होता हुआ छठा पोजीशन पे आता है। और सातवां जो पोजीशन पे आता है, याद रखेंगे, सातवां पोजीशन पे आता है बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश से सातवां आता है। और आठवां पे आता है, आठवां इंपॉर्टेंस होता है रूस का होता है। ये 1 से लेकर मैं 8 तक बताया हूँ लिस्ट, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन गौर से देखिए। क्वेश्चन क्या लिखना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान कौन है? दूसरा क्या है? अपना प्यारा देश भारत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ? भारत, भारत मार दीजिए। अगर फ्रेंड्स बोलता है पहला किसका स्थान है, तो आप लोग बता सकते हैं बिल्कुल सही है, यानी कि चीन का होता है प्रथम। और रूस का अगर बोलता है कितना, तो रूस का 8 हो गया। अब ब्राज़ील का बोलता है तो 5। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को तैयारी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, तो बिल्कुल फ्रेंड्स, थोड़ा सा क्षमा मांगते हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन हो गया? अपना प्यारा देश भारत है। और चीन का स्थान क्या है? 1 है। रूस का कितना है? 8वां है। और ब्राज़ील का कितना है? सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, सॉरी, हाँ, ब्राज़ील का कितना है? 5 है। तो इस टाइप से आप लोग को पूरा मैं बता दिया हूँ। अगर क्वेश्चन आता ना, भारत का पूरे जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कितना कुल प्रतिशत है, तो 17.5%। ये क्वेश्चन हमें लग रहा है इस बार आएगा एग्जाम में, तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विद्वान ने अपने सिद्धांत 1778 में कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी ही, और बढ़ भी रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका होगा थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस, क्योंकि थाम लेता है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? विरल, एक होता है सघन। सघन ये नहीं होता फ्रेंड्स, ज़्यादा मैक्सिमम वाला होता है। यहाँ पे बोला ना विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो जो कम जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसमें हो जाएगा
दक्षिण पूर्वी एशिया है, ठीक है। देखिए आटाकामा तो एक मरुस्थलीय प्लेस है, तो मरुस्थल पे तो व्यक्ति होते नहीं है, ठीक है, यहाँ भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, याद रखिए दक्षिण पूर्वी एशिया, जो कि आसियान का पार्ट्स होता है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष अर्थात ये होता ना जो प्रत्येक वर्ष जो कारक होते हैं, तो प्रतिकर्ष का हो गए हर प्रत्येक वर्ष। तो देखिए बेरोजगारी भी प्रत्येक वर्ष बढ़ती है, शैक्षणिक सुविधा भी बढ़ती है, चिकित्सा भी बढ़ती है, लेकिन जलवायु जो होता ना, जलवायु किसी देश का ये आंकड़ा जो निकाला था ना, वह 32 वर्ष का रिपोर्ट देखकर जारी किया था। तो इसका राइट आंसर होगा जलवायु। जलवायु एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, ठीक है, क्योंकि जलवायु का जो रिपोर्ट होता है ना, वह प्रत्येक वर्ष नहीं, एक लंबे समय का रिपोर्ट देकर निकाली जाती है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या कहलाते हैं? तो कार्यशील जनसंख्या, तो याद रखिएगा एक बेरोजगार इंसान, एक व्यक्ति को बेरोजगार हम तब कह सकते हैं जब उसका उम्र 15 से लेकर 59 वर्ष है, यानी 15 से लेकर 59 वर्ष के बीच के लोगों को बेरोजगार कहा जाता है। अर्थात अगर वह कुछ नहीं कर पा रहा तो बेरोजगार कहेंगे, लेकिन अगर कुछ कर रहा तो कार्यशील कहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 से 59। तो कार्यशील जनसंख्या क्या होता है? 15 से 59 वर्ष के लोगों को कार्यशील जनसंख्या वाले कहते हैं। अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो आप बेरोजगार हैं, ठीक है। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और कुछ नहीं कर रहे तो आप बेरोजगार हैं, और अगर कुछ कर रहे हैं तो आप कार्यशील हैं, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, भारत में साक्षरता दर देखिए भारत में साक्षरता दर निर्धारण करने के कितने वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को शामिल किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये, 7 वर्ष। यानी कि देखिए अगर आपका उम्र 7 वर्ष हो रहा, या 7 वर्ष से अधिक हो रहा, 7 वर्ष से अधिक हो रहा, ठीक है ना, तो आपको 7, और आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी चीज़ को समझ सकते हैं तो आपको साक्षर कहा जाएगा। लेकिन आप पढ़ लिख नहीं सकते, किसी चीज़ को समझ नहीं सकते हैं तो आपको साक्षर नहीं कहा जाएगा। तो 7 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ये आपका 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत में साक्षरता जो दर है ना, वह कितना है? याद रखेंगे 74% होता है, ठीक है, पूरे जनगणना 2011 के अनुसार। और सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल है। और सबसे कम है आपका बिहार, ठीक है, आपका बिहार सबसे कम है, सबसे ज़्यादा कौन है? केरल है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे सर्वाधिक है? सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर होगा सबसे अधिक विश्व में जो होता है लिंगानुपात ना, लैटविया का होता है। किसका होता है? लैटविया का। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ लिंगानुपात क्या होता है। देखिए लिंगानुपात सिंपल वे में आप लोग एक ही कंसेप्ट समझिए। देखिए 1000 पुरुष पर महिलाओं लोग की संख्या, वो होता है लिंगानुपात। मान लीजिए भारत में 1000 पुरुष पर 943 महिला है, तो भारत का लिंगानुपात कितना होगा? 943 है। क्लियर हुआ? यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं लोग की संख्या जो होता है उसे बोलते हैं लिंगानुपात। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात होता है वह केरल का होता है। केरल का होता है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात। कितना होता है? 1084 होता है। यानी 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुष पर 1084 महिला है, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात भारत में किसी राज्य में, तो हरियाणा में है। इसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग, हरियाणा पानीपत में, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट, मानव विकास की अवधारणा अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किस अर्थशास्त्री? ये क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में बनेगा फ्रेंड्स, बिल्कुल। तो देखिए अर्थशास्त्री बोला ना, तो इसे याद रखिए ना, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महमूद उल हक, यानी कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महमूद उल हक द्वारा, ठीक है। अब देखिए कुछ ऑप्शन है, कुछ से मैं खेल देता हूं ताकि कंफ्यूजन हो। पहला लिख रहा फ्रेंड्स मनमोहन सिंह ने 1991 में एलपीजी का प्रस्ताव दिया था, और ये पहले वित्त मंत्रालय भी थे, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। कस्तूरी रंजन समिति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जारी हुआ ना, उसका अध्यक्ष आपका कस्तूरी रंजन। अब रंग राजन समिति जो ना, वो आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। इतना आप लोग को याद रखना है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशित कर रहा है? 1990 में, सॉरी यहाँ ध्यान से रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1990 में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन? सबसे पहले फ्रेंड्स मानव विकास प्रतिवेदन को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HDI। इससे इंग्लिश में अगर फुल फॉर्म अगर आता है तो याद रखेंगे आप लोग, H होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, यानी मानव विकास सूचकांक। तो याद रखेंगे ना, इसे जो जारी करता है UNDP जारी करता है। इसे जारी कौन करता है फ्रेंड्स? UNDP, ठीक है, जिससे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र
विकास परिषद, और इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं यूएनडीपी। मैं लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन जरा सा भी ना हो। यूएनडीपी इसे जारी करता है। अब यूएनडीपी की जो स्थापना हुआ था 1990 में हुआ था, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। यानी मानव विकास सूचकांक जो होता है यूएनडीपी जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास संघ बोलते हैं, इसमें 190 होता है। अब इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू जो होता है ना, ये आंकड़ा जो होता है ना, हमेशा याद रखें ना, 0 से लेके 1 के बीच में होता है, 0 से लेके 1 के बीच में रहता है, ठीक है। अब देखिए इसका कुल 3 श्रेणी होता है, इसमें कुल कितना होता है फ्रेंड्स, श्रेणी कुल 3 श्रेणी होता है। अब तीनों श्रेणी के बारे में कुछ मैं बताता हूँ। देखिए पहला श्रेणी होता है 0 से लेकर, ध्यान से आप लोग सुनेंगे, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। एक होता है 0 से लेकर आपका, 0 से लेकर फ्रेंड्स 0.59 तक रहेगा तो इसे बोलते हैं निम्न का। फिर 0.51 से लेकर 7 तक जाता है तो इसे बोलते हैं मध्य का। और 0.7 से लेकर 8 तक जाता है तो बोलते हैं उसे उच्च बोलते हैं। और 8.1 से भी अगर जाता है यानी 1 तक जाता है उसको बोलते हैं अधि उच्च, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को ध्यान रखना होगा यूएनडीपी। और भारत का एचडीआई में अगर क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, भारत का एचडीआई में कुल रैंक कितना है, तो याद रखें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। एचडीआई में जो भारत का जो रैंक है 2020-21 के अनुसार ना 131वां रैंक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और एचडीआई को रैंक अगर जारी होता है 3 चीज़ को देखा जाता है। पहला फ्रेंड जिस चीज़ के लिए आप लोग तड़प रहे हैं यानी क्या, शिक्षा, ठीक है। शिक्षा के साथ साथ क्या, प्रति व्यक्ति आय और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, ये तीनों चीज़ को आधार के बेसिस बनाकर एचडीआई रिपोर्ट जारी करता है। कौन जारी करता है, यूएनडीपी, ठीक है। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, जिसे बोलते हैं फ्रेंड जीएनएच यानी कि ग्रॉस नेशनल ह्यूमैनिटी हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया। क्वेश्चन तगड़ा है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स भूटान, क्या होगा, भूटान देश के द्वारा जीएनएच को आधिकारिक माप घोषित किया गया, ठीक है, भूटान, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे इसको। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। मानव विकास प्रतिवेदक 2020 के अनुसार भारत का स्थान क्या है। अगर आप लोग मेरा ऑपरेशन देखे होंगे तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो क्या होगा, 131। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरा ऑपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, 131 है। मैं भी बताया ना 131 जारी कौन करता है, यूएनडीपी। कितना चीज़ को आधार मानता है, 3। पहला स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 0 से लेके 1 होता है। अगर क्वेश्चन आता है ना मानव विकास का जो वैल्यू होता है किसके कितने के बीच होता है, 0 से लेके 1 के बीच में होता है, ठीक है। सबसे टॉप पे कौन है, लॉटविया। नेक्स्ट, इसमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। प्राथमिक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जो जमीनी स्तर से जुड़ा होता है। जैसे पहला हो सकता है आप लोग खनन, यानी कि अगर आप लोग को कृषि कार्य में जुड़े, खनन कर रहे हैं या फिर दुग्ध उत्पादन कर रहे हैं, मत्स्य पालन कर रहे हैं, तो ये सभी जो कार्य होगा ना ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। तो देखिए उद्योग आपका होता है सेकेंडरी में, यानी कि सेकेंड होगा, उद्योग आपका सेकेंड होंगे, खनन आपका फर्स्ट होंगे, सेवा भी होंगे थर्ड होंगे, बैंकिंग भी थर्ड होंगे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चला जाना तो ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि खनन है, ठीक है। नेक्स्ट, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है ये। क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जानता है। इंडोनेशिया यानी कि एशिया के इंडियन पार्ट्स को हम लोग इंडोनेशिया कहते हैं। आप लोग को पता होगा डिफिनेशन से, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा ना आदि, इसका राइट आंसर मैं केवल बताता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये आप लोग को याद करने वाला है। इसका आंसर होगा लद्दांग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा, देखिए क्वेश्चन तगड़ा क्वेश्चन है कमिंग के लिए एग्जामिनेशन का, यूरोपीय लोगों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि रोपण कृषि जो है ना वह यूरोपीय द्वारा चालू किया गया था, रोपण कृषि, ठीक है, रोपण कृषि। नेक्स्ट, अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता है। तो अंगूर की कृषि जो होता है ना वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र का है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र का होता है। कुछ याद कर लीजिए आप लोग। एंड नेक्स्ट, कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है। तो पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण कौन सा देश रखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए, नीदरलैंड। कौन सा होगा फ्रेंड्स, नीदरलैंड। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ के किस नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है। तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोल खोज कहते हैं, कोल खोज। नेक्स्ट, फूलों की कृषि को क्या कहते हैं। देखिए फ्लोरिकल्चर ऑप्शन है, फ्लोरिकल्चर कहेंगे, यानी कि फ्लोरिकल्चर को बोलेंगे फूलों का अध्ययन, फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब फूलों की कृषि बोलेंगे ट्रक फार्मिंग, ठीक है, ट्रक फार्मिंग। अब फ्लोरिकल्चर बोलते हैं फूलों के अध्ययन को। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को जवाब लिखना, रोपण जो फसल होता है कहाँ से लिया गया? यूरोपीय से। तो रोपण फसल नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग खुद समझ आ रहे होंगे, आप लोग बता सकते हैं, तो लेकिन मैं बताऊंगा ना, बिल्कुल सही। तो इसका जो राइट है रोपण, रोपण है ना, नहीं है, तो गेहूँ होगा। गेहूँ रोपते नहीं है, ठीक है, गेहूँ रोपते नहीं है। बाकी देखिए कॉफ़ी रोपा जाता है, गेहूँ भी रोपा जाता है, रबड़ भी। नेक्स्ट, कौन एक एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि, तो एकल कृषि उस कृषि का जिसमें एक प्रकार की होती है। तो देखिए इसमें मिश्रित, मिश्रित क्या, मिश्रित में अलग अलग तरह का होता है ना, तो मिश्रित हो गया। नेक्स्ट, विनिर्माण शब्द का अर्थ क्या है? विनिर्माण, देखिए सबसे पहले विनिर्माण शब्द का उत्पत्ति क्या हो, देखिए विनिर्माण, विनिर्माण उस शब्द को कहते हैं ना जब कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन बनाकर अधिक मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन किया जाता है। मान लो कोई कच्चे पदार्थ है, उसे हम लोग बनाकर उसे अधिक मात्रा में बेच रहे हैं, तो उसे बोलते हैं विनिर्माण। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखते हैं क्या बताना है हमें। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा थर्ड, मशीन से बनना, क्या होगा, थर्ड होगा, यानी कि मशीन से बनाने वाले वर्क को बोलते हैं विनिर्माण। ठीक है, जब कच्चे पदार्थ को किसी चीज़ से हम लोग बनाते हैं ना, उसे बोलते हैं विनिर्माण। नेक्स्ट, किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं? तो ये तो आप लोगों का प्रेजेंट दिमाग का ये। तो देखिए सबसे पहले विनिर्माण उद्योग मशीन से करते हैं तो जरूर प्रदूषण फैलाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, तो सूती वाले वर्क भी आप लोग देखते हो कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रदूषण फैलाते हैं। लॉ में तो ऑब्वियसली होगा ही, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्वच्छ उद्योग। नेक्स्ट, कौन सा उद्योग निर्माण की सबसे छोटी इकाई है? तो आप लोग जानते होंगे सबसे छोटी इकाई जो होता है ना वह कुटीर उद्योग होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड मार दीजिए। कुटीर उद्योग के एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, जर्मनी का रूर क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध था? तो जर्मनी का जो रूर क्षेत्र था ना फ्रेंड्स, आप लोग याद रखेंगे ना, कोयला के लिए प्रसिद्ध था, कोयला के लिए, कोयला के लिए प्रसिद्ध था। और ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध था बॉक्साइट के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत, क्या लिख रहा है, स्वामित्व व्यक्तिगत, जी बिल्कुल फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन क्या लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत अर्थ होता है अपना होना। तो देखिए पूंजीवादी में होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है ना व्यक्ति का स्वामित्व अधिकार होता है पूंजीवादी में। देखिए मिश्रित में तो दोनों हो जाएगा, यानी पूंजीवादी या समाजवादी दोनों होगा, समाज यानी कि पूरे हो जाएगा। तो देखिए पूंजीवादी आपका यूएसए का होता है और समाजवादी कहाँ का होता है, रूस का होता है। मिश्रित कहाँ होता है, भारत का। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या बोला, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो व्यक्तिगत होता है पूंजीवाद में, क्योंकि कोई लोग अपना पूंजी लगाएंगे तो अपने बारे में सोचेंगे, और समाज के लिए सोचेंगे तो उससे बोल रहे हैं सामाजिक। अब मिश्रित दोनों होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमिलित है? तो इसे आप लोग ध्यान में से, इसका मैं केवल आंसर बताता हूँ, सुमिलित सही है। तो स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 28 का ऑप्शन नंबर घ। लॉ इस्पात उद्योग होता है पिट्सबर्ग में, होता है पिट्सबर्ग में। एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को उत्पादन करता है? कच्चे माल के लिए उत्पादन जो करता है, तो इससे हम लोग बोलेंगे आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योग। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुटीर उद्योग तो होगा नहीं, क्योंकि छोटे चीज़ के लिए आता है, छोटे पैमाने का उद्योग भी नहीं होगा, स्वच्छ उद्योग भी नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आधारभूत उद्योग। आप लोग को ऑप्शन जजमेंट करना होगा तभी समझ में आएगा। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहते हैं? देखिए आधारभूत उद्योग अभी मैं बताऊं, जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल को उत्पादन करता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, देखिए तो 30 का हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग को हो जाएगा। ठीक, आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को जंग का कटोरा कहते हैं? जंग का कटोरा, तो जंग का कटोरा हम लोग कहते हैं पिट्सबर्ग क्षेत्र को, पिट्सबर्ग क्षेत्र को जंग का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट, पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है? पंपास, तो पंपास का जो संबंध होता है फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसका जो होता है गेहूं से होता है। क्या होता है? गेहूं से। और पंपास में जो घास का मैदान होता है उसे बोल अर्जेंटीना, याद रखिएगा, अर्जेंटीना और उरुग्वे में, अर्जेंटीना और उरुग्वे के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। नेक्स्ट, नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत श्रमिक पुरुष और कृषि कार्यों का संलग्न होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आप लोग ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी 75%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है? सांस्कृतिक नगर, तो सांस्कृतिक नगर का जो उदाहरण ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जेरूसलम होगा, जो कि आप लोग का ये क्या बोलते हैं इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी जो है ना इजराइल, तो वो हो जाएगा जेरूसलम। नेक्स्ट, इथोपिया की राजधानी, तो अब आप लोग याद कर लीजिए इथोपिया की राजधानी क्या है? तो इथोपिया की राजधानी क्या? अदीस अबाबा, याद कर लें यहाँ से क्वेश्चन। अब इसका अर्थ क्या हो रहा है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा का अर्थ होता है नया पुष्प। क्या होता है? नया पुष्प। नेक्स्ट,
जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन? जापान होगा। ऑप्शन है जापान, तो जापान का नगर जो था टोक्यो, क्योंकि जापान की राजधानी क्या टोक्यो है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? टोक्यो। नेक्स्ट, यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है? तो मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है यूनानी शब्द में फ्रेंड्स, उसका जो राइट आंसर होगा विशाल नगर। क्या होगा? विशाल नगर। नेक्स्ट, सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सन्नगर शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जो इसका होगा राइट आंसर पैट्रिक गैडिज। पैट्रिक गैडिज, इसे याद करना पड़ेगा आप लोग को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया? ग्रामीण बस्तियों की ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा। ग्रामीण बस्तियों की आर्थिक मुख्य क्रिया है, तो ग्रामीण के लिए देखिए जो होगा ना वह होगा द्वितीयक। सॉरी, ग्रामीण के लिए ना, तो ग्रामीण के लिए तो प्राथमिक होती है, क्योंकि वहीं पे आप लोग देखते होंगे खनन होती है, कृषि होती है, तो हो गया ये। ठीक है। नेक्स्ट, मिलियन सिटी के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? तो मिलियन, तो देखिए मिलियन सिटी के लिए हमेशा 10 लाख से अधिक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि 10 लाख इक्वल टू होता है 1 मिलियन, आप लोगों को गणित में पता होगा। तो चलिए, मैं 40 का 40 बताने का प्रयास किया हूँ। कुछ क्वेश्चन आप लोग फ्रेंड्स याद करना पड़ेगा, बाकी मैं जहाँ तक था पॉसिबिलिटी मैं बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।